अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमें 92 न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान जावेद ने भी ज्वाइन किया है। ज़ीशान, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम की पहली खबर एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों नहीं ख़त्म हो सकती। एक अहम मुलजिम नैब में आला ओहदे पर तैनात है। भट्टी साहब, ये कहानी क्या है? ये मुलजिम कौन है और इसको आशीर्वाद किसका रहा? फैसल, देखिए, नैब मुल्क भर में करप्शन के खिलाफ और उसके साथ साथ पंजाब में जो 56 कंपनीज का स्कैंडल सामने आया था उसमें इंतहाई मुतहर्रिक है। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल का वो अज़्म कि करप्शन के खिलाफ हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन है। बिला इम्तियाज़ करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसी नतीजे में हमने देखा कि कमरुल इस्लाम साहब, साफ पानी कंपनी के मामला तो वो भी उसी 56 कंपनीज में शामिल थी। उसके बाद सबसे बड़ा और भी आहद चीमा फाज नफाद और सबसे बढ़कर साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब को भी इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी कि नैब ने कोई कसर नहीं उठा कर छोड़ी कि जिसके अंदर उन्होंने करप्शन में मुलविस लोगों के ऊपर हाथ न डाला हो। लेकिन दूसरी जानिब 2 माह कबल हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में कि इन्हीं 56 कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी जिसका नाम मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी था, वो भी इसी 56 कंपनी स्कैंडल में वो उस कंपनी का शुमार भी होता है। और उसके साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ रहे, उनकी खिलाफ ज़ाब्ता तकर्री हुई। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ और उसके साथ साथ वहाँ पर 108 मिलियन रुपए के अखराजात हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर जनरल मैनेजर ऑपरेशन कब्जा माफी की कायम गई। गैर कानूनी मोशियाँ खत्म न करा सके चूंकि ऊपर अहमद जान मलिक साहब बैठे हुए थे। लोकल गवर्नमेंट रूल 2003 के बरखिलाफ ओपन टेंडर्स दिए बगैर जमीन के लीज का मुआहिदा किया गया। सरकारी दौरों के नाम पर लाखों रुपए पेट्रोल की मद में खर्च किए गए। मोशी मंडी में मुल्तान के लिए 10 एकड़ जमीन की लीज का एग्रीमेंट साइन किया गया मगर जमीन मौजूद नहीं। मुख्तलिफ उनके ऊपर एलिगेशन थी, यानी कि उस मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। और सबसे बढ़कर उनकी तकर्री वहां पर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून हुई, क्योंकि जब उनकी रिक्रूटमेंट कमेटी की जानिब से अहमद जान मलिक की जो सारा प्रोसेस था उनको अपॉइंट करने के लिए पहला सारा प्रोसेस रिजेक्ट किया गया, दोबारा इनको इंडक्ट किया गया। ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ था। नैब लाहौर इन सारे मामलात की इंक्वायरी कर रहा था। जब वहाँ पर हमने सुराग लगाने की कोशिश की कि जो इस कंपनी के सीईओ थे वो आजकल कहाँ हैं, तो पता चला कि उस वक्त डायरेक्टर HR की पोस्ट के ऊपर नैब में अहमद जान मलिक साहब डेपुटेशन पर तैनात हो चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो उस वक्त हमने DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम साहब से रब्ता किया, जिन्होंने लाहौर में और बिलखुसूस पंजाब के अंदर ये 56 कंपनी स्कैंडल था, जो करप्शन के दीगर मुकदमात थे, उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग रही। तो उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, किस तरीके से हो सकता है कि आप जिन स्कैंडल की तहकीकात कर रहे हो और उसके एक ऐसा मुलजिम जो कि आपके नैब हेड क्वार्टर में हो और डायरेक्टर HR के ओहदे पर तैनात हो। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़े हैरानी की बात थी। उन्होंने हमें बाद में तस्दीक की कि अहमद जान मलिक को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू है। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद 2 माह तक हमने इंतजार किया और हमने मुंतजिर थे कि वो शख्स जो एक बहुत बड़े स्कैंडल के अंदर एक मरकजी मुलजिम है उसका मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में, कल दोबारा हमने जानने की कोशिश की। नैब के हेड क्वार्टर के एक आला अफसर ने इस बात की तस्दीक की कि यकीनी तौर के ऊपर नैब लाहौर उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। चेयरमैन नैब के नोटिस में ये मामला लाया जा चुका है और किसी भी वक्त इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। लेकिन 2 माह तक इंतजार किया गया और उससे पहले 7-8 माह तक जब उनके खिलाफ ये मामला मौजूद था। ये हैरान कुन बात है कि कौन वो शख्स था, कौन वो बासर शख्सियत थी जो उनको जिसने नैब में अपॉइंट करवाया। इससे पहले जो शकील मलिक साहब थे वो भी डेपुटेशन पर है, HR के तमाम मामलात को देखते थे। करप्शन की शिकायत थी, नैब उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था, चले गए। मैंने पूछा कि नैब के अंदर डेपुटेशन पर HR के ऑफिसर्स क्यों आते हैं? पता चला जी कि नैब के अंदर परमानेंट उनके पास कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चेयरमैन नैब को चाहिए HR का ओहदा
इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वहां पर आप शफाफ तरीके के साथ एडवर्टीजमेंट करें, एक सीनियर ऑफिसर को वहां पर अपॉइंट करें, ताकि कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर करप्शन की शिकायत हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए, अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए वो नैब में डायरेक्टर एचआर के ओहदे पर डेपुटेशन पर तैनात हो जाए और फिर सब कुछ डंप हो जाए। इस एक तो एचआर का परमानेंट वहां पर इनको अपना ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, डेपुटेशन पर नहीं आना चाहिए। और शकील मलिक साहब हो, अहमद जान मलिक साहब हो, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करके आप बताएंगे किस तरीके के साथ जो जिस शख्स के ऊपर करप्शन की शिकायत थी, या उसको क्लीन चिट दीजिए, अगर उसके ऊपर शिकायत है तो आप उसके खिलाफ इंक्वायरी को आगे बढ़ाकर वाजे करें कि नैब के अंदर ऐसा कोई शख्स जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है वो बैठकर वहां पर खिदमात सर इंजाम नहीं दे सकता। ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले एक मैं अर्ज कर दूं कि तकरीबन 1 साल से हम एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कि इनके पास प्रोसिक्यूशन के भी एक्सपर्ट नहीं है, मॉनिटरिंग के भी नहीं है, और ये लोग जो हैं ये तलब भी नहीं कर रहे। अच्छा, एक जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको पर्सनली पता है जावेद इकबाल साहब को, जो कि नैब के चेयरमैन हैं, कि ये बंदा इस मामले में ये मुलव्वस है और यहाँ पे हमारे यहाँ डायरेक्टर एचआर बना हुआ है? क्या ये उनको पर्सनली मालूम है आपके ख्याल में? इस वक्त बिल्कुल उनके लिए में आ चुका है, लेकिन मेरा सवाल ही है, जब उनकी डेपुटेशन पर लाया जा रहा था तो वहां पर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, डीजीज, बहुत से ऑफिसर्स मौजूद हैं। एक ऐसा शख्स जो इस तरीके के साथ आप उसको लेके आ रहे हैं, नैब एक बहुत हसास अदारा है, इनको पता होना चाहिए कि उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कहां से आ रहा है, कहां उसने सर्व किया है, क्या उसके ऊपर कुछ करप्शन के संगीन इल्जाम तो नहीं है। आप डेपुटेशन पर एक शख्स को लेके आ रहे हैं, आंखें बंद की और आप उसको होती साहब अपॉइंट नहीं कर सकते, डेपुटेशन पर ला रहे हैं और आपके पास उसको उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी छानबीन होनी चाहिए थी। इस वक्त चेयरमैन साहब के नोटिस में है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर भी इस मामले के कोई तरीकेकार यकीनी तौर पर वहां मौजूद होगा कि किस शख्स को आप डेपुटेशन पर लेके आए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने होना चाहिए कि उसने किस इदारे में किस तरीके से पहले परफॉर्म किया। अच्छा, नैब में अपॉइंटमेंट या नैब में डेपुटेशन की जो 2 मायार हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं? एक कि जो रिकमेंड कर रहा है बंदा फाइनली जावेद इकबाल साहब को कि ये बंदा आपको चाहिए, ये फिट है, वो बंदा जो है उसकी अपनी प्रोफाइल क्या है, क्या कोई ऐसा बंदा है? नंबर 2, जो बंदा डेपुटेशन पे वहां जा रहा है, क्या उसकी प्रोफाइल खुद जावेद इकबाल साहब चेक करते हैं? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसका बड़ा आसान हल है, चेयरमैन नैब को एक अलग इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। डेपुटेशन का तरीकेकार क्या है, मुतलका डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन भिजवाई जाती है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को। चेयरमैन नैब अहमद जान की फाइल को खोलें, चेक करें कि अहमद जान को जो इस मामले में इन्वॉल्व था करप्शन के मामलात में, जिस ऑफिसर ने नैब हेडक्वार्टर से बैठ के उसकी रिक्वेजिशन भिजवाई, उससे जवाब तलबी होनी चाहिए। और मुस्तकबिल में इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि किसी ऑफिसर को डेपुटेशन पर लाना अगर नागुज़ीर है तो जो रिक्वेजिशन भिजवाने वाला अफसर है वो कौन है, उसकी क्या इंटेंशन थी, उसने क्यों गफलत का मुजाहरा किया। बट सब यकीनी तौर पे अब नजरें जो हैं वो चेयरमैन नैब की तरफ हैं, देखते हैं वो इस मामले को लेके क्या करते हैं। लेकिन ये इंतहाई अहम मिसाल है कि जो इंसदाद करप्शन का इदारा है उसी के अंदर एक करप्ट शख्स बैठा हुआ है। ज़ीशान जावेद हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, इंडस वाटर कमीशन, इसकी कारकर्दगी पहले भी आप अहवाल बताते रहे कि मेंबर्स हैं वो भी एक पेज पर नहीं आते, दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड नहीं हो पाती हैं। अब भारत के साथ जो पाकिस्तान के आबी मसाइल हैं वो मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कोई नया फोरम तश्कील दिया जा रहा है, इस फोरम में कौन होगा, क्या मुख्तलिफ होगा? वाशी साहब, ऐसे है कि जो इंडस वाटर कमीशन का ऑफिस है ये गुज़श्ता तकरीबन 1 दिहाई से ज़ायद अरसे से रियासती और हुकूमती इदारों के लिए एक शदीद तनकीद का बाइस बनता रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप माजी में देखें तो 2009 में बगलियार डैम के जो तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत का, उसमें पाकिस्तान को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। उस वक्त जो इंडस वाटर कमिश्नर थे सैयद जमात अली शाह, उनको नीमू बाज़गो डैम के ऊपर इंक्वायरी का भी सामना करना पड़ा। इसी तरह बाद में जब मिर्ज़ा आसिफ बेग साहब ने इसका चार्ज संभाला बतौर इंडस वाटर कमिश्नर, उनके दौर में किशन गंगा डैम का जो केस था उसमें भी पाकिस्तान को कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई और अभी तक वो डिस्प्यूट जो है वो वर्ल्ड बैंक के सामने जो है उस पर दोनों ममालिक जो हैं वो दे जस्ट लॉक देयर हॉर्न्स। और इसी तरह अभी जो रिसेंटली जो कायम मुकाम इंडस वाटर कमिश्नर हैं सैयद
महर अली शाह, उनका भी दौर में अभी जो 2 मेन मुतनाज़ डैम हैं, लोअर कल्लाई और जो पकल दल है, उसके ऊपर भी इनका तनाज़ा जो है वो भी बरकरार है। इसके हवाले से जो रियासती इदारे हैं, हमारी जब मुख्तलिफ़ ज़राए से भी बात भी हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला है जिसकी वजह से कहीं ख़राबी पैदा हो रही है। बल्कि हाल ही में जो एक इंतहाई दिलचस्प बात थी कि हाल ही में जो भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान आया था अगस्त 28 को, उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो पी के सक्सेना थे, भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर, उनकी जब पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह से मुलाकात हुई तो उसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ हलकों में कुछ बातें चलती रहीं जिनके ऊपर उनको काफ़ी तशवीश का भी उनको इजहार रहा। और इस हवाले से जो हमारे ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा जी उनके पास बाकायदा कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसके हवाले से ये पता लगता है कि पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन की साइड से जो मामलात हैं वो कुछ अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किए जा रहे। अब उस सारे मामलात को देखते हुए जो रियासती इदारे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने उसके ऊपर अब ये फ़ैसला किया है कि उनके पास एक तजवीज़ आई थी जिसको उन्होंने एक कमेटी जो बनाई है, बल्कि उस टास्क फोर्स में जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी थे इशफाक महमूद वो भी शामिल हैं। और उस तजवीज़ में ये बात सामने आई है कि इंडस वाटर कमीशन के पैरेलल मतवाज़ी एक ऐसा फोरम कायम किया जाए जिसमें जो वकला कानूनी माहिरीन हो जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की महारत रखते हों, और इसके अलावा जो टेक्निकल माहिरीन हैं जो तकनीकी तौर पर डैम के मसाइल को और आबी वसाइल के मसलों को समझते हों, उनकी खिदमात हासिल की जाएँ। और बल्कि वही लोग जो होंगे वो आइंदा आलमी बैंक से या जो आलमी सालसी अदालत होगी उनके साथ रजू करने भी मावनत फराहम करेंगे। और इसी तरह जो भारत के साथ मुज़ाकरात हुआ करेंगे उसमें इंडस वाटर कमीशन का जो ऑफिस है उनके जो हुकाम जाया करेंगे उनके साथ मावन के तौर पर वो लोग भी शामिल हुआ करेंगे। सही ज़िशान, अच्छी डेवलपमेंट है। आपने पाक भारत आबी तनाज़ात के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमेशा रिपोर्टिंग की, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि हमें कई दहाइयों से कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा। इंडस वाटर कमीशन के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि अकबा परवी और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पर हमेशा मामलात मेरिट पर नहीं चल सके। अब रिसेंटली भारत ने दोबारा आंखें दिखाना शुरू कर दिए कि जो हमारे वफद ने भारत का दौरा करना था वो उसको किशन गंगा का या दीगर मकामात का उसको दौरा करवाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हमारे मामलात हैं इंडस वाटर कमिश्नर के, वो स्ट्रीम लाइन होते दिखाई नहीं देते। तो ये इस मसले को हल करने के लिए नए वफाकी वज़ीर आबी वसाइल को इस मसले की जानिब किस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं, और स्पेशली भारत किशन गंगा डैम का जो एज पर शेड्यूल विजिट करवाना था वो करवाने को अब तैयार नहीं है। तो क्या ये वर्ल्ड बैंक्स को अब इस मामले पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा या हमें खामोशी से बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कि भारत हमें इजाज़त देगा तो हम वहाँ पर जाएंगे? अच्छा भट्टी साहब, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हकीकत इस तरह भी है जो कि आप भी इसको, चूँकि आपकी नज़र रहती है, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे चीज़ों को, कि जो इंडस वाटर कमीशन के ऑफिस के हवाले से आपने ये बात की कि आलमी बैंक में जो है भारत ने इनको वो कहा था कि वो इनको जो मुतनाज़ा डैम्स की साइट्स हैं उनका दौरा कराएंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तो जो इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर जो आला हुकाम है उनकी जो आपसी चपकलिश है, सबसे पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर आप माजी में भी देखें तो जमात अली शाह से लेकर आगे मिर्ज़ा आसिफ बेग और अभी जो सैयद महर अली शाह हैं, ये तीनों नेस्पाक के जो है बेसिकली इनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो नेस्पाक है, और ये वहाँ से डेपुटेशन पे आते हैं। और बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक सीट का झगड़ा है जो कि 21वें ग्रेड की पोस्ट है, और अमूमी तौर पर जैसे कब सैयद महर अली शाह जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर 20वें ग्रेड में काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वो एक जंप करके 21वें ग्रेड पर इंडस वाटर कमीशन का जो ऑफिस है उसको होल्ड कर लें। दूसरी जानिब अगर आप आलमी बैंक की बात करें और भारत के साथ जो विज़िट के हवाले से बात है, इस पर सैयद महर अली शाह से हमारी जब हाल ही में बात हुई तो उन्होंने इसके ऊपर बड़े दावे से ये बात की कि उनके मुज़ाकरात बड़े कामयाब रहे हैं और भारत ने उनको ये यकीन दहानी कराई है। लेकिन दूसरी जानिब भारत की तरफ से इसका एक बुनियादी मसला ये भी है कि अभी दोनों ममालिक जो हैं उनमें इख्तलाफ राय इस बात पर पाया जाता है कि किशन गंगा डैम और दीगर जो मसाइल हैं उसके हवाले से न्यूट्रल एक्सपर्ट या आलमी जो सालसी अदालत है उसके क़याम पर दोनों का इख्तलाफ राय है, जिस पर आलमी बैंक ने मुसलसल खामोशी जो है वो इख्तियार किए हुए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पाक भारत आबी मसाइल के हल के लिए अब इंडस वाटर कमीशन के साथ साथ एक नए फोरम की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। एक और इंतहाई अहम मामला FATF की जो टीम है वो पाकिस्तान में है। ये जायज़ा मिशन इस वक्त भी यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के दौरे भी कर रहा है। होती सब एंड ऑफ मिशन रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन आपने अपने सोर्सेज से कुछ सुराग लगाए हैं। क्या तशवीश तजावीज़ जो हैं वो सामने रखी गई हैं इस मिशन की जानिब से? जी, ये 3 चीज़ें वो देख रहे थे पिछले कोई 1.5-2 साल से। ये जो हमें ग्रे लिस्ट में डाला है ना पाकिस्तान को, वो इस इल्ज़ाम पर डाला है कि हमारे यहाँ से कुछ रकूम बाहर जा रही हैं, और वो रकूम जो हैं चाहे वो रिश्वत से जा रही हों, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पैसे हों, कुछ भी हों,
वो जा रही हैं, वो गलत इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये इल्ज़ाम लगा के उन्होंने ग्रे में डाला और अब धमकी मौजूद है कि हमें ब्लैक में डाल देंगे। ब्लैक में अगर डाल दिया तो क्या होगा कि हम बहुत सारी इंपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे, हमें कोई इमदाद नहीं देगा और हम कर्जे नहीं ले सकेंगे। ये जो बड़ी बातें हैं, इससे बचने के लिए पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप अपने 3 सिस्टम ठीक करें। एक, आप अपनी मॉनिटरिंग का सिस्टम ठीक करें कि आपके यहाँ आ क्या रहा है, वो कैसे क्लियर हो रहा है कस्टम में, आपके यहाँ उसकी रिकॉर्ड किस तरह रखा जा रहा है, उसका एनालिसिस किस तरह हो रहा है। नंबर 3, आपके यहाँ ऑडिट कैसे हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें कि आपके यहाँ आ क्या रहा है। भट्टी साहब ने ग्रीन चैनल पे स्टोरी की है, ग्रीन चैनल का 90% का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि क्या क्लियर हो गया, क्योंकि गलत तरीके से क्लियर किया गया है। अगर वो रिकॉर्ड है तो वो पब्लिक के सामने रख दें। आपने 15 स्टोरी की हैं, 3-4 स्टोरी मैंने की हैं, वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं सामने लाए। दूसरा, यानी कि ये मॉनिटरिंग सही नहीं हुई। दूसरा, आपने रिकॉर्ड सही नहीं रखा हुआ। मसलन है कि आपके रिकॉर्ड को एक्सेस जो है वो सारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को नहीं है। नंबर 3, आपने ऑडिट सही नहीं किया, यानी कि आपने चोरी को नहीं पकड़ा। अगर आपके यहाँ कोई चीज़ बाहर से इधर आ गई है या यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है, वो एक्सपोर्ट के पैसे कहाँ गए? क्या बाहर रह गए? अगर बाहर रह गए एक्सपोर्ट के पैसे, तो वो कहाँ इस्तेमाल हुए? तो आप तो मॉनिटरिंग करते ही नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसमें आज़ाद हैं कि आप पे इल्ज़ाम लगाएं कि आपने ये खुली छूट दे रखी है। जब आप ऑडिट नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि आप के यहाँ क्या आया, कितने पैसे पाकिस्तान आए एक्सपोर्ट से और कितने बाहर रह गए और वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुए। अब ऑडिट की तरफ जो है उन्होंने एक सवाल उठा दिया पक्का। उन्होंने कहा है कि आप 3 किस्म का ऑडिट करते हैं। एक आप इंटरनल ऑडिट करते हैं टैक्सेशन का, एक आप पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट करते हैं, एक आप इंटेलिजेंस ऑडिट करते हैं। आप 3 ऑडिट तो करते हैं, आपके पास उसका एक गुंजाइश तो है, लेकिन आप करते कुछ नहीं। यानी कि 90% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फाइल्स हैं उस तक इन तीनों को रसाई नहीं है। ना इंटरनल ऑडिट को है, ना पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट को है, ना इंटेलिजेंस ऑडिट को है। उस रिकॉर्ड तक रसाई कोई नहीं। क्यों रसाई नहीं है? इसलिए कि कुछ लोग करप्शन करने के लिए मरकजी पैमाने पर यहां पाकिस्तान में FBR में उसको खुफिया रखते हैं। अगर कोई रसाई है भी 10%, तो वो इंटरनल ऑडिट को नहीं है, वो सिर्फ पोस्ट क्लियरेंस को है और इंटेलिजेंस को है। लेकिन वो अगर एक बटन दबाएंगे तो एक फाइल आएगी, GD जिसे कहते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन। वो सारी नहीं आएंगी सामने उनके, लिहाजा वो कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। उसका वैल्यूएशन ने क्या कहा उसके बारे में, वो भी उनके पास रेडीली उस तरह अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस इंटरनल ऑडिट को 0। अब इंटरनल ऑडिट ने क्या करना है? इंटरनल ऑडिट ने ये बताना है कि ये इंपोर्ट जो हुई या ये एक्सपोर्ट जो हुई, इसमें ये घपला है, ये पैसे पाकिस्तान के बाहर रह गए और ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ गए। जब मनी लॉन्ड्रिंग में एक दफा आ गए तो उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो मॉनिटरिंग शुरू ही नहीं होती। क्यों? कि इंटरनल ऑडिट को एक्सेस ही नहीं है उस रिकॉर्ड तक, यानी कि GD के, गुड्स डिक्लेरेशन के, जो पाकिस्तान में गुड्स डिक्लेरेशन आए, या फिर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हुई कितने पैसे की हुई, फिर बैंक की जो ट्रांजैक्शन कि भाई कितने पैसे उस एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान में आए। लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग पे ये तीनों अदारे, इंटरनल ऑडिट, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट और इंटेलिजेंस ऑडिट, इनकी रसाई ही नहीं है। और अगर रसाई है भी तो इनके सामने पूरा रिकॉर्ड नहीं आता, और अगर रिकॉर्ड आ भी जाए तो जो बाहर से पैसे आते हैं बैंक के थ्रू और वैल्यूएशन कि कितने का ये माल था, ये तीनों तरीके से ये जज ही नहीं कर पाते। लिहाजा पाकिस्तान से उन्होंने कहा है FATF ने कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग इंतहाई राइफ है, यानी कि यहां रुकावट नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। ये पाकिस्तान में पहली दफा वो सही टेक्निकली अंदाज में इनके सामने रख चुके हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत अहम मामला आपने टेकअप किया है और इस मामले की गुज़श्ता 1 साल से ग्रीन चैनल वाले स्कैंडल के मामले की हम निशानदही कर रहे हैं। 18 सवालात हमने FBR को भिजवाए थे। उन सवालात के अंदर पूरा ये जो खराबी की ये बहुत बड़ा सिलसिला है, इसको आप रोक सकते हैं। आपने कहा रिकॉर्ड सामने नहीं लाते, जब जो अफसरान रिकॉर्ड सामने नहीं लाते, जिस दिन रिकॉर्ड सामने आ गया सबसे पहले उन्होंने फारिग होना है। वजह क्या है? ग्रीन चैनल स्कैंडल्स के अंदर 5 से 15 हज़ार रुपए दें, जिस कंपनी को किसी ABC कंपनी ने अलॉट किया हुआ है उसका नाम इस्तेमाल करें, जो कुछ मर्जी आप इंपोर्ट करें वहां से चुप करके क्लियर करवा लें, 2-4 लोगों की जेबों के अंदर आप कुछ माल डाल दें। इंतहाई खौफनाक ये मामला है। कुछ मजीद हम मामला बताएंगे। ग्रीन चैनल स्कैंडल ऐसी एक लानत बन चुकी है कौमी खजाने के लिए। सिर्फ इसको आप इसके ऊपर काबू पा लें, 500 से 800 अरब रुपए सालाना आप अपने रेवेन्यू के अंदर इजाफा कर सकते हैं बगैर कोई नया टैक्स लगाए। जी मैं यही कह रहा हूं,
आप देखें 10,000 अरब रुपए का अंदाजा लगाया गया है जी। कि माल आया है, क्लियर हुआ है ग्रीन चैनल से। ठीक। ऑडिट वाले अगर उसको देख नहीं सकते तो कैसे पकड़ेंगे? ठीक। और उसकी इजाजत नहीं है। ठीक, कस्टम्स अफसरान और माफिया के जो गठजोड़ हैं उसकी वजह से जो असल कारोबार करने वाले, जो लीगल तरीके से कारोबार करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। होती साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। इंतहाई अहम मामला, और हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं। 40 रोज़ गुजर गए हैं, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की हटदर्मी है। सोयाबीन और कैनोला सीड की क्लियरेंस ना हो सकी और तकरीबन 150 मिलियन पाउंड मालियत का ये सामान वहाँ पड़ा है। मसला क्या है? अभी आपने ग्रीन चैनल की बात भी की है, कुछ कस्टम्स के लोग भी हैं, बाकी जो इदारे हैं, क्यों रोका गया है? फैसल, मसला ये बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जो फेयर तरीके से लोग कारोबार करने पे यकीन रखते हैं, जो तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने पे यकीन रखते हैं, जो अवाम को बेहतर अंदाज में सर्विसेज डिलीवर करने पे यकीन रखते हैं, उनके लिए बेपनाह यहाँ पर मुश्किलात हैं। अभी इमरान खान साहब ने एक 22 रुकनी एक और बिजनेसमैनों की टास्क फोर्स कायम की है। उसके अंदर एक सबसे बड़ा उसका ऑब्जेक्टिव होती साहब ये रखा गया है कि कारोबार को करने को सहल बनाना है, आसानी पैदा करनी है ताकि लोग बेहतर तरीके से कारोबार कर सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कुछ वजारतों के मुतलका और मातहत इदारे वो आसानियाँ पैदा करने की राह में भी रुकावटें बन रहे हैं। वो कारोबार को मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मातहत एक इदारे ने उसकी क्लियरेंस ना होने के बाइस कैनोला सीड और सोयाबीन के जो जहाज़ आए थे कराची पोर्ट के ऊपर, उनकी क्लियरेंस करने की क्लियरेंस करने से इनकार कर दिया 2 टोक अंदाज के अंदर। एतराज़ क्या आयद किया गया? एतराज़ ये आयद किया गया कि जो आप सोयाबीन और कैनोला सीड लेके आए हैं, ये GMO उसकी इनकी क्वालिटी डिक्लेयर है और इसको हम इजाज़त नहीं दे सकते कि आप इसको पाकिस्तान में लेके आएँ। इस हकीकत के बावजूद, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि GMO सीड ये ना सिर्फ यूरोपीय ममालिक के अंदर बल्कि अमेरिका में भी बड़े पैमाने के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आवाम को, हम मुर्गियों की खुराक की बात करें, अंडों के लिए खुराक उसकी जो तैयार की जाती है खुराक की बात करें, और उसको ऑयल के हवाले से हम बात करें, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसकी। और आवाम को इस वक्त भी जिस निरखों के ऊपर ये चीज़ें सहूलियात मिल रही हैं, वो सिर्फ इस तमाम सेक्टर्स की वजह से मिल रही हैं जो लोग मुल्क भर से, दुनिया भर से बेहतरीन क्वालिटी का ये सीड पाकिस्तान लेके आते हैं। हमने कोशिश की थी गुज़श्ता प्रोग्राम में भी, और कल भी हमने बात की चेयरमैन आल पाकिस्तान सॉल्वेंट एसोसिएशन शहजाद अली खान साहब से, उनसे बात नहीं हो सकी कि उनसे भी हम तफसील हासिल कर सकें कि कई मीटिंग्स हो चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के साथ, लेकिन उनकी 40 रोज़ गुजरने के बावजूद उनकी हटधर्मी बरकरार है कि हमने क्लियरेंस नहीं देनी। साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब, उनकी तवज्जो में मामला यकीनी तौर पर आया होगा, वो भी इसके ऊपर कोई रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं देते। वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हाशिम पोपलजई साहब को, उनका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उनको चाहिए, यकीनी तौर पे माल है, उनके इल्म है कि बैठ के इसको तय करें। काफ़ी तवील अरसे से ये सीड इस क्वालिटी का पाकिस्तान आ रहा है, एक पूरी इंडस्ट्री उसके मुताबिक चल रही है। अचानक जब आपकी शिप, आपके जहाज़ यहाँ पर पहुँचे, आपने उनको रोक दिया। अब इस 40 रोज़ गुजरने के नतीजे में अब तक इनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ पर आप डैमेज पे कर रहे हैं। और अगर चंद दिन मजीद ये इन जहाज़ों को क्लियर ना किया गया तो मुर्गियों की फीड की किल्लत पैदा होने के साथ अंडों मार्केट से नायाब हो सकते हैं, गोश्त इतना महंगा हो जाएगा कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन उस वक्त ये आंखें खुलेंगी साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब की या वफाकी सेक्रेटरी साहब की, तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसका अवाम को जो नुकसान पहुंचेगा उस वक्त उसकी कौन उसका जिम्मेदार हो। इस मामले को उन्हें जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों के ऊपर इसको तय करना चाहिए। अच्छा बड़ी साहब, पिछले दिनों एक सजेशन भी आई थी कि सरप्लस गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है तो उसकी जगह इस तरह कैनोला और सनफ्लावर इस तरह के बीज जो हैं उनको भी काश्त किए जाए। आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस बीज की काश्त कर भी दी जाए तो नुकसान क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, वो GMO क्वालिटी के आप इसको नहीं कर सकते। इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से, उसकी सर्टिफिकेशन की वजह से काश्तकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमने अपने प्रोग्राम में भी टेकअप किया, ऐसी जहाँ पे हम गंदम उगाते हैं और बहुत सरप्लस गंदम उगाते हैं,
उसके लिए आप जो आलमी मेयार का बीज है वो लेके गवर्नमेंट एक पॉलिसी दे, उनको इंसेंटिव दे, उसकी काश्तकारी होनी चाहिए। काश्तकारी होगी तो हमारा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट बिल में खातिर खा कमी होगी, हम सस्ती प्रोडक्ट करेंगे, हमारे किसानों को रोजगार मिलेगा, और जो सरप्लस गंदम पैदा होती है इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है सब्सिडी देखिए, उससे भी हमारे बचत हो सकेगी। आपने बड़ी साहब 3 नुकसान इसके बयान किए हैं कि अगर डिले की वजह से ये महंगा भी हो जाएगा, अशिया महंगी हो जाएंगी यहाँ। दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है वो अगर ये क्लियरेंस ना हुई तो वो फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ाया हो रहा है। तीसरा ये बात बताएं कि प्री शिपमेंट इसकी क्लियरेंस नहीं हो सकती? अगर प्री शिपमेंट हो जाए तो इनके पास सब लैब के भी सारे सबूत होंगे और यहाँ पे आके क्लियरेंस में आसानी होगी, ये क्यों नहीं होता? ये तौर पर होनी चाहिए, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद ये अचानक हुआ है, इससे पहले मैंने चेक करने की कोशिश की, ये इसी क्वालिटी का ये सीड लेकर ये पहले भी पाकिस्तान में काफ़ी तवील अरसे से इम्पोर्ट जा रही है। जैसे हम दुनिया भर के अंदर इस बीज को आप यूज़ कर रहे हैं, इस सीड को यूज़ कर रहे हैं, कोई ममानियत नहीं है। और इनकी हठधर्मी की वजह से चूंकि क्लियरेंस नहीं, कई जहाज वापस जा चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब खमियाजा किसने भुगतना अल्टीमेटली अवाम ने, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की आंख खुलेगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, बड़ी साहब कराची से फरीद आलम हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। फरीद साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी फरीद साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इसका जो सब महकमा है, महकमा मास्टर प्लान, नॉन डिक्लेयर्ड रोड्स पे कमर्शियल प्लॉट्स कैसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कैसे अलॉट हो रहे हैं? 2016 में सिंध असेंबली की करारदाद आई थी जिसमें इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन से पहले KMC से KDA को अलहदा किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मास्टर प्लान KDA का हिस्सा थे, लेकिन उस करारदाद पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया। दोनों महकमों को, मास्टर प्लान और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को KDA में जम नहीं किया गया। 2001 के कानून के मुताबिक KDA की असल सूरत में उसी वक्त बहाल हो सकता था जब मास्टर प्लान KDA का हिस्सा हो, लेकिन सिंध हुकूमत के बाद अरकान ने अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए और शहर में अपने मामलात पे गिरफ्त मजबूत रखने के लिए KDA के साथ मास्टर प्लान को जम नहीं किया, जिसकी वजह से KDA मास्टर प्लान के जो अफसरान तैनात हुए वो बराह रास्त सिंध हुकूमत के मातहत रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए शहर की नॉन डिक्लेयर्ड रोडों पे सैकड़ों ऐसे रिहायशी प्लाट हैं जिनको कमर्शियल करके उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। एक जानिब रिहायशी प्लाट जब कमर्शियल हुआ तो उसकी कीमत 200 गुना से लेकर 2000 गुना तक बढ़ गई, तो दूसरी तरफ शहर का जो ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी शदीद दबाव का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से शहर में आए दिन कभी बिजली, पानी, गैस और सेवरेज के मसाइल पैदा होते रहते हैं, जिसे कंट्रोल करना अब किसी भी इदारे के बस में नहीं रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत है मास्टर प्लान, जबकि 2001 में मास्टर प्लान के मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में जब सारे मामला देखे तो उन्होंने अपना गिरफ्त मजबूत रखने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत करके मास्टर प्लान के ज़रिए ये सारे काम कराए। ज़राए हमारे पास बावसूख ज़राए से ये बात मालूम हुई है और हमें पता चलती रहती है चली कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो पहले डायरेक्टर मंजूर कादिर काका और उसके बाद आगा मकसूद अब्बास, इन दोनों अफसरान ने अपने, जो कि सिंध हुकूमत के बड़े बाएतमाद अफसरान में शुमार होता है, इन दोनों अफसरान का, मंजूर कादिर काका इस वक्त मुल्क से फरार हैं और नैब के केसेस हैं उनके ऊपर। आगा मकसूद अब्बास के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात और प्लाटों को कमर्शियल करने के लिए तहकीकात का नैब ने आगाज़ कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इस वक्त कराची में जो प्लाट कमर्शियल किए गए उनकी तादाद सैकड़ों में, और इसके एवज़ में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के नजराने भी वसूल किए गए। 2003 में जब प्लाटों को कमर्शियल किया जा रहा था तो 2003 के अंदर सिंध का कराची बल्दिया उज़्मा कराची ने के नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में कौंसिल के करारदाद के ज़रिए कराची की 16 सड़कों को मज़ीद कमर्शियल किया गया था और वहाँ के प्लाटों को कमर्शलाइज कर दिया था ताकि जो भी मामला थे उनको बेहतर खुश असलूबी से तय किया जाए। लेकिन उसके लिए कानून बनाया गया था कि 200 फीट से कम चौड़ी रोड पे कोई भी प्लाट कमर्शियल नहीं होगा और इसके अलावा उन रोडों पे प्लाट कमर्शियल किए जाएंगे जहां पहले से तिजारती सरगर्मियां कानूनी तौर पे की जा रही थी। लेकिन इस गुज़िश्ता 2-4 साल के दौरान ऐसा हुआ कि ना जाने क्या हुआ कि तमाम के तमाम रोड्स को 40 फीट रोड जहाँ पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते वहाँ पर प्लाटों को कमर्शियल किया गया, वहाँ पर प्लाजे बने, वहाँ पर शॉपिंग सेंटर बने, वहाँ पर दफातर बने, वहाँ पर फ्लैट्स बने और उसकी वजह से जो एक तूफ़ान उठा है यहाँ पर कंक्रीट का। शहर जो कंक्रीट का जंगल बन चुका है मुकम्मल तौर पर। इसका तमाम तर जिम्मेदारी मास्टर प्लान के अफसरान पर आयद होती है जिन्होंने क़वानीन को अपने लिए इस्तेमाल किया। जब
जबकि उनको ये चाहिए ताकि वो ऐसे कवानीन बनाते ताकि शहर को रिलीफ हासिल होता। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बड़े पैमाने बहुत बड़ी पर आबादी है। मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं और अरबों रुपए नजरानों की मद में ये वसूल कर लेते हैं। हम हर मामला नैब की जानिब उसको मुंतकिल करने की बात करते हैं, लेकिन नैब की भी अपनी कैपेसिटी यकीनी तौर के पर। लेकिन हम कराची की बात करें, वहाँ पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इतने वसी पैमाने के ऊपर ये घपले मुसलसल सामने आते रहे हैं और आ भी रहे हैं। क्या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध कहीं मौसर दिखाई देती है ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए? जी, एंटी करप्शन का जो महकमा था वो बनाया तो इसी मकसद के लिए गया है कि जहाँ पर भी गैर कानूनी काम हो उसको रोकथाम करे, जो भी खिलाफ ज़ाब्ता काम हो। मोती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पीएसओ का माली बहरान, और आप कह रहे हैं कि 240 अरब रुपए इन्होंने वसूल करने हैं, 200 अरब रुपए देने हैं। सबसे बड़ा मसला जहाज़ों को तेल की सप्लाई रुकने वाली है या और भी मसाइल बहुत बड़े हैं? कल इमरान खान साहब ने हाईएस्ट लेवल से एक बात की है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई है। उन्होंने कहा है कि गैस के महकमे 150 अरब रुपए के कर्ज में फंस गए। अब अगर ये कर्ज में फंस गए हैं तो वो कर्ज देने के लिए बैंकों से मजीद कर्ज कितना लेते हैं, वो बैंकों से किस रेट पर कर्ज लेते हैं? ये सिलसिला जो है ये अब सारे गर्दिशी कर्जों के साथ मुंसलिक हो गया है कि जो भी गर्दिशी कर्जे में फंसता है वो बैंक से कर्ज लेता है। और भट्टी साहब, कल आपने देखा IMF ने क्या कहा है कि हम जो पैसा आपको दे रहे हैं ये आपने गर्दिशी कर्जे में इस्तेमाल नहीं करना। अगर IMF ने ये कह दिया कि ये आपने कर्जे वापस करने के लिए भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ स्टैंड बाई रखना है ताकि आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों से लोन मिल सके और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब ना हो, आपका रुपया मजीद ना नीचे करे, तो तब क्या होगा? क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि 150 रुपए का होने वाला है डॉलर। 150 कि IMF से अब जब हम लोन लेंगे तो हमारा 150 अरब रुपए 150 रुपए का डॉलर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगर ये हो गया तो गर्दिशी कर्जा कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि आप तो इंपोर्ट करके चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल भी, गैस भी। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इसकी वजह से बैंक लोन आपके लिए कितना महंगा हो जाएगा। ये सूरत हाल की पहली निशानी सामने आ गई है। वो ये है कि PSO जो है वो अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उसके जो कर्जे हैं, उसका जो गर्दिशी कर्जा है, उसकी बोझ तले दब कर वो कहता है कि अब हमें इतना इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि हम जहाज़ों को तेल सप्लाई कर सकें। अगर जहाज़ों को तेल सप्लाई ना कर सके तो पाकिस्तान की जो फ्लाइट शेड्यूल्स हैं वो तो मुतासर होना शुरू हो जाएंगी। और क्या पाकिस्तान के पोर्ट्स पे सारे जहाज़ खड़े हो जाएंगे अपने, और बैरूनी जहाज़ आया और जाया करेंगे। ये सूरत हाल अगर संभाली ना गई तो ये जो सूरत हाल है PSO की जो बात है, अभी वो धमकी के अंदाज में नहीं कह रहे, अभी वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने 240 अरब रुपए लेने हैं, देने हैं इस गर्दिशी कर्जे में, हम पर जो वाजिब है 240 और हमने 200 अरब लेने हैं। ये जो 40 का गैप है, इस 40 के गैप को अगर वो फिल करेंगे बैंक लोन से तो क्या होगा कि बैंक 1.8% पे सूद फॉरेन एक्सचेंज में, सही भट्टी साहब ये बहुत हाई सूद है फॉरेन एक्सचेंज में, उस पे कर्जे लेंगे ये ताकि ये क्लियर करें और तब वो इंपोर्ट करने के काबिल होंगे। अगर वो इंपोर्ट ना कर पाए और ये कर्जे उनको ना मिल सके तो फिर वो धमकी के अंदाज में नहीं, फिर वो सीधा रिपोर्ट कर देंगे किसी दिन भी ये आ सकता है कि हम जहाज़ों को तेल सप्लाई नहीं कर सकते। ये सूरत हाल अभी पोटेंशियल नहीं है लेकिन ये अपकमिंग है। मेरी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये बिल्ड हो रही है ये सिचुएशन। अगर पाकिस्तान में ये हो गया तो इंटरनेशनल अदारों को, इंटरनेशनल दुनिया में ये रिपोर्ट हो जाएगा कि ये सूरत हाल हो गई है। जब हो जाएगा तो हमारा IATA के साथ क्या ताल्लुक होगा, हम उसके साथ किस तरह डील करेंगे। ये जो सारा जो सिस्टम है जो गर्दिशी कर्जों का है तो वो तो फिर कोलैप्स कर जाएगा ना। फिर आपको कोई बैंक कर्जा ही नहीं देगा किसी को भी, ना वो सुई नादरन को कर्जा देगा ना वो सुई सादरन को कर्जा देगा। हाँ, जिन लोगों को कैपेसिटी चार्ज के पैसे मिलने हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। होगा क्या, बिल जो हैं आपके वो इतने फ्रीक्वेंटली आ नहीं रहे। आपकी बिलिंग का सिस्टम इतना खराब है कि कह रहे हैं कि 64%, 64% बिजली या तो ज़ाया हो रही है या उनके बिल वसूल नहीं हो रहे। तो आप 36% बिजली पर
ये सारे बिजली के बिलों पर ये सारे कर्जे अदा किस तरह करेंगे? ये सारे कर्जे आपने 36% बिजली के बिलों पर किस तरह अदा करेंगे? तो IMF ने एक और बात कही है जी कि आप जनाब 10-12 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा करें। अब ये जो महंगाई का तूफान आने वाला है, इसकी वजह से ये सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे। हमने जो आज या कल में जो फाइनल डिस्कशन IMF के साथ जारी रखनी है, उस डिस्कशन में हमने उनके ये 2 पॉइंट तो मानने ही मानने। एक कि हमने बिजली की कीमत ज्यादा करनी है और हमने ये गर्दिशी कर्जा जो है इसको अपने तौर पे पूरा करना है। जी ये जो अगर सिलसिला हो गया तो यहां हम स्टक हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा पाकिस्तान में। और कल इमरान खान साहब ने भी ये नहीं कही कि उन्होंने IMF का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उसकी शराइत क्या हैं। अगर उस शराइत पे कर्जा भी ले लिया तो एक मसला तो हल हो जाएगा कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, लेकिन बाकी सिस्टम टोटल धड़ाम से नीचे। बिल्कुल साहब, इसका बड़ा संगीन ये मामला है। ये अगर बिजली महंगी करके समझते ना गर्दिशी कर्जा का हम कंट्रोल कर लेंगे या उसके ऊपर काबू खत्म कर लेंगे, ये इनका ख्वाब है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गर्दिशी कर्जा मजीद बढ़ेगा। ये जो तजावीज़ तैयार कर रहे हैं ना वजारत खजाना में, वो सेल जो गैर मुल्की फंड से वहाँ तनख्वाह लेते हैं और वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और प्रपोजल दे रहे हैं, गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली महंगा करना कोई हल नहीं है। ये बिजली महंगी करेंगे, चोरी और बढ़ेगी और गर्दिशी कर्जा कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगा, जो ये मर्जी कर ले। लेकिन गैस महंगी कर दी है, ये पेट्रोल महंगा करने चले हैं मजीद। ये जो 3 चीजें हैं, गैस, पेट्रोल और बिजली, इस पे आफत आएगी। क्योंकि अगर PSO कह रहा है कि हम PIA को या किसी को तेल नहीं दे सकते जहाजों को, तो फिर तो मसला बहुत संगीन है। मोती साहब, एक और इंतहाई अहम मामला है, वो भी प्रोग्राम में शामिल करना है। इस्लामाबाद की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके वाइस चांसलर तैनात नहीं हुए। सर्च कमेटी इसके लिए भट्टी साहब तश्कील दे दी गई है। मुझे ज़रा इस कमेटी की अज्जाए तरकीबी से मुतालिक बताएं और काम क्या कर रहे हैं ये लोग? फैसल, ये बड़ा मायूस को इक़दाम किया गया सर्च कमेटी की तश्कील के हवाले से, लेकिन मसला ये था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट का मामला था। इन तीनों जामियात के सरबराहान के तकर्रुर के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई और हैरान कुन तौर के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की जानिब से एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी के अंदर जिसने यूनिवर्सिटीज़ की वफाकी हुकूमत की 3 जामियात के वाइस चांसलर्स का कोई शॉर्ट लिस्ट करना था और फिर वो नाम प्राइम मिनिस्टर को भिजवाने थे, उसके अंदर पहली मरतबा कुछ ऐसा हुआ कि होती साहब किसी भी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर्स को या जिसका एकेडमिक साइड का एक्सपीरियंस को इसमें शामिल नहीं किया गया। अच्छा, मिनिस्टर मौजूद हैं, उसके अंदर सेक्रेटरी मौजूद हैं, उसके अंदर डॉक्टर सानिया निश्तर मौजूद हैं, सलमान गनी हैं, जुवेद हुसैन हैं, सरकारी अफसरान इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सलमान गनी तो रिटायर्ड नहीं है? रिटायर्ड हैं जी, बिल्कुल। अच्छा। उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, यकीनी तौर पे वो अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन आप वफाकी इदारा हुकूमत की 3 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री करने जा रहे हैं। आप भूल गए कि उस मुल्क के अंदर डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, आप भूल गए कि डॉक्टर इशरत हुसैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भूल गए कि किसी और यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड वाइस चांसलर भी मौजूद हो सकते हैं, किसी को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। और हैरान कुन तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ पर जामियात की वाइस चांसलर की तकर्री का अमल शुरू किया था, उस वक्त वहाँ उन्होंने डॉक्टर अताउर रहमान को भी उस सर्च कमेटी में शामिल किया था, डॉक्टर इशरत हुसैन को भी शामिल किया था और बाकी ऐसे लोग मौजूद थे जिनका एकेडमिक साइड का जिनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने शामिल नहीं किया। अब इस कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर उसके मुताबिक कारनामा सर अंजाम देना था। जाहिर सी बात है 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, 30 को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और इनको उस शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर उन अफसरान, उन कुछ साबिक यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम के शोबे से वाबस्ता रहने वाले अफराद को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से बदउनवानी, करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और प्लेजरिज्म के हवाले से उनके ऊपर क्वेश्चन थे। HEC ने HEC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एस्टैब्लिश कर चुकी है कि इन लोगों के ऊपर प्लेजरिज्म एस्टैब्लिश हो चुकी है उनकी किताबों के हवाले से। हमने भी अपने प्रोग्राम में यानी कि वो नकल मार के किताबें लिखते रहे, चरबासाजी होती रही। उसके बावजूद इस महान सर्च कमेटी ने उन लोगों को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया। शॉर्ट लिस्ट करके अल्टीमेटली समरी प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई गई। लेटेस्ट खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से ये समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की जा चुकी है और आज इस बात का इम्कान है कि इन जामियात के जो वाइस चांसलर्स हैं उनके नामों की अप्रूवल मिल जाएगी। बड़ा हैरान कुन इक़दाम किया गया है, ये गलत तरीक़ेकार था। यकीनी तौर के ऊपर जो सर्च कमेटी का सबसे अहम रोल होता है शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर, आपने वो बुनियाद ही गलत रख दी। फैपवासा जो एक तंजीम है इस सारे प्रोसेस के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखती है, चेक एंड बैलेंस रखती है,
उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा है कि सर्च कमेटी गलत कायम की गई थी, जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए शफाफ तरीकेकार और एक्सपर्ट्स को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। इस मामले को रिव्यू करना चाहिए। ठीक, भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। होती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा अलमिया हम देख रहे हैं टास्क फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतों की जानिब से बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इस पर रिजर्वेशंस आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, वो यही आ रहा है कि PTI कहीं ना कहीं ये गलती कर रही है कि वो हलवाई का काम भी क़साब से लेने की कोशिश में है। आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।